बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त हमारे खित्ते में दो जंगें चल रही हैं। एक वो जंग है जो सबको नज़र आ रही है, पूरी दुनिया का मीडिया उस पर बात कर रहा है, बड़े बड़े लीडर्स उसके ऊपर बयानात दे रहे हैं, उसके हवाले से असेसमेंट्स एनालिसिस किया जा रहा है। और मैं भी, आप देख रहे होंगे कि गुज़श्ता कई महीनों से सिर्फ इस एक मौजू के ऊपर बात कर रहा हूं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे उस जंग के बारे में जो नज़र ना आने वाली जंग है। और इस नज़र ना आने वाली जंग ने वैसे तो पूरे खित्ते को मुतासर किया, लेकिन ख़ास तौर पर दो शहर हैं, एक दुबई और दूसरा अबू धाबी। इन दो शहरों पर खौफ के नए दरवाजे खोल दिए हैं इस नज़र ना आने वाली जंग ने। और इसमें कसूर भी किसी और का नहीं, मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये जो अब हालात और नई तफसीलात सामने आ रही हैं, ये कब्र खुद अपने हाथों से खोदी है। ये आपको भी मालूम है, ये मुझे भी मालूम है कि इस वक्त एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की PR कैंपेन और एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि सब अच्छा दिखाया जाए, सब कुछ दिखाया जाए कि जैसे नॉर्मल है, बिजनेस एज यूजुअल है। और बहुत सारे लोग, आपको उनके कमेंट्स, उनके तबसरे, उनकी वीडियोस आपको नज़र आ रही होंगी, जो दुबई में बैठकर, अबू धाबी में बैठकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे यहाँ इन दो शहरों का कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन जो आदादो शुमार मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और जो तफसीलात, ये खौफ के वो नए दरवाजे हैं जिनको अब हर उस शख्स को अबूर करना होगा जो मुत्तहिदा अरब अमारात और ख़ास तौर पर दुबई और अबू धाबी सरमायाकारी के गर्ज से, कारोबार करने की गर्ज से, सैर व तफरीह की गर्ज से, नौकरी की तलाश में, या फिर किसी एक बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की किसी रीजनल हेडक्वार्टर के क़याम के लिए इन दो शहरों में जाना चाहता है। और ये वो नुकसान है, ये वो चेहरा दुबई और अबू धाबी खो गए हैं जिस चेहरे को हासिल करने के लिए, जिस इमेज को बिल्ड करने के लिए 50 साल से ज़ायद वक्त का आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्वेस्टमेंट की गई है। और ख़ास तौर पर जो सबसे अहम डेवलपमेंट आपने देखा कि 4-5 दिन पहले, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, 4-5 दिन पहले ये खबर आई कि मुत्तहिदा अरब अमारात का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके ऊपर एक ड्रोन आकर लगा है। और उस ड्रोन के बारे में इब्तदाई तौर पर नहीं पता चला कि ये ड्रोन किस सम्त से आया था, क्या ईरान ने ये ड्रोन फायर किया था। लेकिन ये जो वाक़या है, इस वाक़े की आप अंदाज़ा लगा लें कि इसका इम्पैक्ट कितना है और इसके नताइज किस किस्म के होंगे। ये बहुत ही खौफनाक वाक़या है कि शायद अब किसी मुल्क को किसी और मुल्क पर हमला करने के लिए, एटमी हमला करने के लिए एटम बॉम्ब की ज़रूरत नहीं है। एक ड्रोन, सस्ता सा ड्रोन, और ईरान जो है उसके पास आपको मालूम है कि कितना बड़ा स्टॉक पाइल ड्रोन्स का मौजूद है। और वो ड्रोन्स भी ऐसे ख़तरनाक ड्रोन्स हैं कि जिनको रोकना, और उसके सामने दुनिया के जो सबसे बेहतरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है, थार्ड, पैट्रियट, डेविड स्लिंग, एरो, आयरन डोम जो है, और फिर लेज़र गाइडेड फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, वो नाकाम हो गए हैं। शाहिद ड्रोन, इसके ऊपर हम मुतअद्दिद मरतबा वीडियोज़ में मैं बात कर चुका हूँ, इसकी साख्त क्या है, इसके ऊपर लागत कितनी आती है। लेकिन ये स्लो मूविंग ड्रोन, जिसको लोग अटैक्स के दौरान उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चर किया, मूव करता हुआ, और किस तरीके से वो जाकर टारगेट को हिट करते हैं, इसमें एक 2 स्ट्रोक इंजन जो है वो लगा हुआ है। तो ये जो वाक़या हुआ बारका न्यूक्लियर फैसिलिटी में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, जो बाहर मौजूद इलेक्ट्रिक जनरेटर था इसका, उसके ऊपर आके ये ड्रोन हिट किया। ये ड्रोन उससे लेफ़्ट राइट भी हो सकता था। ये ड्रोन जो है वो एक ऐसा टारगेट जो है वो अचीव कर सकता था कि जिसके नतीजे में जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल मौजूद है, उस पर कोई वाक़या पेश आता। अगरचे ऐसी कोई तफसील सामने नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया पंजों के बल आ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात की फाइंडिंग्स ये बताती हैं कि वो कहते हैं कि ये ड्रोन ईरान की जानिब से नहीं आया, बल्कि इराक की जानिब से आया। इनिशियली कहा गया कि वेस्टर्न बॉर्डर से आया है। वेस्ट में आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया मौजूद है, तो क्या सऊदी अरेबिया से आया था? ये पूरी जो है इसके ऊपर जो है वो कॉन्स्पिरेसी थियरीज आने लग गई। यमन के हवाले से शकूक का इजहार किया जाता रहा। लेकिन अब जो कंक्लूसिव फाइंडिंग मुत्तहिदा अरब अमारात ने दिया, उसके मुताबिक ये ड्रोन जो है वो इराक से आया। इसमें दो ज़ाहिर है कि बड़े अहम मामलात हैं। एक तो कोइंसाइड करता है ये वो वक्त जब ये खबरें आना शुरू हुई कि इसराइल ने 2 खुफिया अड्डे इराक में बनाए जिनको हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इस सवाल से कतई नज़र कि ये ड्रोन भेजने वाला, फायर करने वाला
कोई ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप था, ईरान जो है उसके कुछ एसेट्स वहाँ पर मौजूद थे, या इजराइल था, या इराक बजाते खुद था वहाँ पर, या फिर इस रीजन में जो मुत्तहिदा अरब अमारात के दुश्मन ममालिक हैं उनमें से किसी ने जो है वो इराकी सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए ये स्ट्राइक कैरी आउट की। लेकिन एक बात साबित हो गई कि थाड की मौजूदगी में, पैट्रियट की मौजूदगी में, इसराइल के आयरन डोम की जो सिस्टम्स शिफ्ट किए गए हैं मुत्तहिदा अरब अमारात, उनकी मौजूदगी में, और लेज़र गाइडेड फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, इसकी मौजूदगी में ड्रोन आता है और सक्सेसफुली एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को हिट करता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लगा कि जैसे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो अगर तबाह हो जाता है तो उस सूरत में मुत्तहिदा अरब अमारात का को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा, वहाँ पर बिजली ख़त्म हो जाएगी। ये बात दुरुस्त ज़रूर है कि लगभग 30 से 40% मुत्तहिदा अरब अमारात की जो पावर सप्लाई है वो अब इस क्लीन एनर्जी के ज़रिए, न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है उसके ज़रिए फ़राहम की जाती है। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात की जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो उसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी है। ये जो शिफ्ट है फॉसिल फ्यूल से, क्रूड ऑयल से और यूजुअल हाइड्रोकार्बन से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ शिफ्ट करना, ये बेसिकली उनका एक वो अमल है कि जिसके ज़रिए वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि उनकी कार्बन एमिशंस बहुत कम हैं। तो जाहिर है कि इसका इम्पैक्ट लोड शेडिंग की या फिर बिजली के चले जाने की सूरत में तो उस तरीके से नहीं आएगा। लेकिन अगर इस किस्म का कोई वाक़या होता है, और मैं आपको इसका बताऊंगा कि इम्पैक्ट आगे चलकर हमारे सामने जो चीज़ें इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात से सामने आ रही हैं, और फिर ख़ास तौर पर हम बात करेंगे जो गल्फ़ स्ट्रेट, पर्शियन गल्फ़ स्ट्रेट अथॉरिटी लॉन्च की है ईरान ने, उसने एक अजीबोगरीब किस्म की अनाउंसमेंट की है जो मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए और दुनिया के दीगर ममालिक के लिए भी बड़ी शॉकिंग है कि ईरान ये काम अनाउंस जो कर रहा है इसकी तो कोई लीगल बैकिंग मौजूद नहीं है। तो अब मामला उस डगर पर और उस नहज पर चलना शुरू हो गया। बहरहाल, कमिंग बैक टू न्यूक्लियर पावर प्लांट, अब खुदा न खास्ता अगर ये अटैक जो है वो जो इसका जनरेटर है उसके बजाय एक ऐसा नुकसान करता जिससे ताबकारी हो जाती और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो इसके ऊपर, या रेडिएशन जो है वो नोट की जाती इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से, तो फिर सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप ये होता है कि यहाँ से इवैक्यूएशन ऑर्डर आ जाता है कि तमाम लोग इस इलाके से फौरी तौर पर निकल जाएं, दूर हो जाएं, और रेडिएशन लेवल जो है वो अगर एक बड़ा इंसिडेंट हो जाए तो आपको मालूम है कि कई कई दिहाइयाँ वो जगह रहने के काबिल नहीं रहती। तो मुत्तहिदा अरब अमारात ज़ाहिर है कि रकबे के एतबार से कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, और इस ख़ास एरिया में अगर इस किस्म का कोई वाक़या हो जाए और वहाँ की फ़िज़ा आलूदा हो जाए, ताबकारी जो है उसमें शामिल हो जाए, पानी जो है पीने का उसमें जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मिल जाएं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोई ऐसा डिसैलिनेशन प्लांट मौजूद नहीं है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ डाइल्यूट हुआ हुआ या उससे पॉल्यूट हुआ हुआ पानी जो है उसको पीने के काबिल बना सके। और मुत्तहिदा अरब अमारात जो हाईली डिपेंडेंट है, अराउंड 80 to 90% उनका जो पोर्टेबल वाटर है वो डिसैलिनेशन प्लांट से आता है, तो पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं है। ये वो खौफ है और ये वो ख़दशा है जिसका शिकार अब मुत्तहिदा अरब अमारात और पूरी दुनिया में कोई भी शख्स इस जगह को जो सेफ समझता था, जो ये समझता था कि मेरी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना हो जाएगी, मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट कमाऊँगा, उसको अब इन खौफ के दरवाज़ों को, नए दरों को अबूर करना होगा और इस खौफ को साइड पर रख के रिस्क लेकर, तो जब रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस तरीके से दुबई की चकाचौंध, जो उसकी चमकती दमकती अबूधाबी की, दुबई की एक ल्यूक्रेटिव किस्म की लाइफ थी, वो अब फीकी पड़ जाएगी। एक ऐसा नुकसान होगा जिसमें जाहिर है कि पाकिस्तान भी मुतासर होगा। दुनिया भर से ऐसे लोग, तमाम वो लोग नहीं हैं जिन्होंने वहाँ पर हराम का पैसा लगाया है या करप्शन का पैसा लगाया है, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जेन्युइनली अपनी हक हलाल की कमाई या पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इस गर्ज से कि वो भी अपने लिए कोई फॉर्च्यून इकट्ठी कर लें, उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्ट की। लेकिन अब जो आदाद व शुमार आ रहे हैं और जिस किस्म के खौफ की मैं बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मशीर हैं अनवर गरगाश, उनको जो है वो कोट किया है AFP ने, आलमी खबर रसां एजेंसी है फ्रांस की और बड़ी ही मौकर समझी जाती है। उसने कहा कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मशीर हैं अनवर गरगाश, उन्होंने ईरान के हवाले से
ईरान को अर्ज किया है, ईरान को कहा है कि आप अपने जो इस वक्त मुज़ाकरात का सिलसिला है, नॉट टू ओवरप्ले इट्स हैंड इन द स्टॉप स्टार्ट नेगोशिएशंस, के फौरी तौर पर मुज़ाकरात जो हैं उनके ज़रिए इस मसले का हल निकाला जाना चाहिए। वही मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसके बारे में ये रिपोर्ट हो रहा था कि वो ये चाहता है कि फौरी तौर पर ईरान के ऊपर एक क्रशिंग किस्म का हमला करके वहाँ पर रजीम की तब्दीली की जाए, लेकिन जो पब्लिक पॉस्चरिंग है वो अब मुत्तहिदा अरब अमारात की ये आ रही है। US negotiator with US negotiators focusing on Iran's potential development of an atomic weapon, Gargash said कि Iranian nuclear program was our second or third worry, कि इस जंग से पहले ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे लिए दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा जो है वो परेशानी थी। नाउ इट इज़ आवर फर्स्ट वरी, अब ये हमारा सबसे बड़ा खौफ या हमारी सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। वी सी दैट ईरान इज़ कैपेबल ऑफ यूजिंग एनी वेपन दैट इट हैज़ इन इट्स हैंड्स, कि ईरान जो है हम ये देख चुके हैं कि उसके पास जो हथियार होगा उसके पास मौजूद होगा, उसकी दस्तरस में होगा, वो उसको इस्तेमाल करेगा, और ये हमने सीखा है इस जंग से। अनवर गर्गाश ने कहा कि जो ईरान है उसने आबनाए हुर्मुज़ को जिस तरीके से ब्लॉक किया, जो दुनिया के 1/5 ऑफ द वर्ल्ड ऑयल सप्लाई जो है वहाँ से गुज़रती है, उसको हर सूरत में बैक टू नॉर्मल आना चाहिए। और जो ये सीज़ फायर है, इस सीज़ फायर के हवाले से उन्होंने कहा कि ये इनकॉन्क्लूसिव सीज़ फायर है, एक ड्यूरेबल सोल्यूशन जो है वो इसका सामने आना चाहिए। जो नेगोशिएशंस हैं उसके हवाले से उन्होंने कहा कि नेगोशिएशंस जस्ट टू रीच अ सीज़ फायर एंड सो द सीड्स फॉर फर्दर कॉन्फ्लिक्ट इन द फ्यूचर इज़ नाउ व्हाट वी आर सीकिंग, कि अब इस किस्म का जो है वो सूरत हाल सामने आ रही है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में सिर्फ एक सीज़ फायर तलाश करने की कोशिश की जा रही है, देर पा हल सामने नहीं आ रहा। ये अब एक नई वरी है। मैं अभी आपके सामने आदाद शुमार रखूँगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उससे पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से एक बड़ा ही एक सरप्राइजिंग डिसीजन, और इस पूरे मामले के हवाले से जो आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल है वो जूं का तू मौजूद है। प्रोजेक्ट फ्रीडम जो डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया वो नाकाम हो गया था, और अब हम ये देख रहे हैं कि पहले जो ईरान ने क्या किया था कि ईरान ने ये कहा कि जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं हमारे, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ जो तंग आबी रास्ता है जो खलीज फ़ारिस को इंडियन ओशन से बहरे हिंद के साथ मिलाता है, अरेबियन सी के साथ, गल्फ़ ऑफ ओमान के साथ मिलाता है, इस तंग आबी रास्ते के एक जानिब ईरान मौजूद है, एक जानिब ओमान मौजूद है, और अगर इसको हम निस्फ़ पे तकसीम भी कर लें तो इस पे 2 मुल्क हैं जिनकी अथॉरिटी है, ओमान की और ईरान की, और ये दोनों मुल्क मिलकर यहाँ से टैक्स जो है वो कलेक्ट करेंगे इस बहरी गुजरगाह से जो सेफ पैसेज है उसका जो राइट है वो देने के एवज़ फ़ी बैरल जो है वो एक कीमत मुकर्रर की जाएगी। अंदाजे लगाए जा रहे थे $1 फ़ी बैरल, $2 फ़ी बैरल की बात की जा रही थी, लेकिन ईरान ने ये बात कही थी आगाज़ में, लेकिन फिर अब जब उसने जो पर्शियन गल्फ़ स्ट्रेट अथॉरिटी PGSA लॉन्च की है, उसने अब कुछ नक्शे जारी किए हैं। वो नक्शे आपको नज़र भी आ रहे होंगे साथ साथ चलते हुए। ये नक्शे बड़े ही हैरान कुन हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए भी और दुनिया भर के लिए भी, कि जिसमें ईरान के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उसकी एक्सटेंशन पूरे के पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात पे, क्योंकि आपको मालूम है कि मुत्तहिदा अरब अमारात अगर वो आबनाए हुर्मुज़ को बाईपास करना चाहे, फौरी तौर पर जो उसकी एडनॉक का प्रोजेक्ट है, पाइपलाइन है, वो उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो UAE की मुकम्मल प्रोडक्शन है उसको ट्रांसपोर्ट कर सके। जो आबनाए हुर्मुज़ है उसको बाईपास करके ये मुमकिन नहीं है कि ये पाइपलाइन तमाम की तमाम जो UAE की प्रोडक्शन है हाइड्रोकार्बन्स की उसको सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन वो अगले 1 साल में, 2 साल में, 6 माह में वो यकीनन इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। इस रास्ते पर एक और पाइपलाइन जो है वो डाल सकते हैं और इस सारे मसले से जान छुड़वा सकते हैं। दुबई और अबू धाबी से जो ऑयल जो ख़ास तौर पर हबशान की फील्ड है वहाँ से निकलने वाला तेल उसको सप्लाई किया जा सकता है फुजेरा के पोर्ट से। लेकिन अब ईरान ने जो नक्शा जारी किया है उस नक्शे के मुताबिक जो फुजेरा पोर्ट है उस तक, बल्कि इस तमाम एरिया में ईरान ने कहा है कि ये जो आप इस वक्त नक्शे में देख रहे हैं इस जगह के ऊपर ईरान का ये कहना है, अभी आप नक्शे में देख रहे हैं कि ईरान ने ये जो इमेज जारी किया है, जो उनकी स्ट्रेट अथॉरिटी है
جو पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी है उसके मुताबिक ईरान ने अपना जो मैरीटाइम जोन है उसको एक्सटेंड कर दिया है। अब जाहिर है कि ये तो नहीं हो सकता कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो उसका साहिल उसके जो है वो पर्शियन गल्फ में एक जानिब उसका जो कोस्ट लाइन है मौजूद है, दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान में उसकी कोस्ट लाइन मौजूद है, और ईरान के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं या जो ईरान की जो अथॉरिटी है ओवर दीज वाटर्स वो मुत्तहिदा अरब अमारात के कोस्ट लाइन तक एक्सटेंड हो जाए, ऐसी किसी दुनिया के कानून में गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन ईरान ने ये जो काम किया है इस पर अभी तक उन्होंने एक्सप्लेनेशन जारी नहीं की। ये ज़रूर है कि हमें मालूम है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का यूएन क्लॉस है, अक़वाम मुत्तहिदा का कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज़, उसके मुताबिक आपका एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन ज़रूर 200 किलोमीटर तक होता है, और वहाँ पर भी आपकी जो आपको एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं एक्सप्लोरेशन के, और वहाँ पर अगर किसी और ने एक्सप्लोरेशन करनी है या उसको इकनॉमिक एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करना है, माहीगीरी के लिए इस्तेमाल करना है, तो आपसे इजाज़त लेनी होगी, आपको टैक्स अदा करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो ईरान का डिसीजन है वो इफ़ेक्टिवली इस वक्त जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए बड़ा ही शॉकिंग है। अब क्या ईरान इसको मनवाने में भी कामयाब हो जाएगा? उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारे जो है वो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, लेकिन उनके जो कहने का मकसद है, जो वो बात कर रहे हैं, वो ये कि इस इलाके से गुजरने वाला हर कमर्शियल वेसल भी हमारी फ़ौज के साथ, पासदारान इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। अगरचे अभी ये तय नहीं है, ये उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि हम उनसे फ़ीस भी वसूल करेंगे, लेकिन ये अब एक नक्शा जो है वो सामने आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि ईरान अपने हर स्टेप के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दुश्मनी को अगले लेवल पर भी लेकर जा रहा है। और मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से उसके अपनी चार्ज शीट क्या है, वो क्यों ये समझता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हम ये सब कुछ करेंगे लेकिन ओमान के साथ नहीं करेंगे, वो हम मुतअद्दिद वीडियोज़ में बात कर चुके हैं कि किस तरीके से जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उसकी फ़िज़ाई हदूद को, उसकी ज़मीनी हदूद को, उसके पानियों को अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान ने कहा कि इस्तेमाल किया गया, और फिर उसके हवाले से कुछ बहुत ज़्यादा छुपाया भी नहीं गया। सिर्फ़ और सिर्फ अगर डिनाई किया गया तो वो बेंजामिन नेतन्याहू का दौरा कि वो जंग के दौरान जो है उन्होंने दौरा किया था, मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात की थी, साथ ही मोसाद चीफ़ के 2 दौरों की भी खबर जो है वो चली थी, लेकिन उसका डिनाइल नहीं आया मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से, और फिर वहाँ से उनके फ़िज़ाई हदूद, उनके अड्डों से अमरीकी जहाज़ जो हैं वो परवाज़ जो है वो करते रहे, वो उड़ान भरते रहे। फिर ये ख़बरें आई कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरानी जो ऑयल तनसीबात हैं उनको भी निशाना बनाया, उसकी भी कोई जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उसकी तरफ से उसको डिनाई नहीं किया गया। अब वो जो लोग कहते हैं कि कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ा, मुत्तहिदा अरब अमारात बिल्कुल बिज़नेस एज़ यूजुअल है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये जो एक मेरे सामने ट्विटर हैंडल मौजूद है, हुसैन अल किमजी, इनका जो बायो है उसके मुताबिक ये इकोनॉमिस्ट हैं, ये बिजनेसमैन हैं, ये फॉर्मर CEO हैं नूर बैंक के और नूर तकाफुल के, और इनके मुताबिक, इनकी बायो के मुताबिक, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जो है इनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पोर्टफोलियो है। और उन्होंने अभी एक ट्वीट की, और उस ट्वीट का जो अंग्रेज़ी तर्जुमा है वो मैंने निकाल लिया है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात अब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है और फायर फाइटिंग शुरू कर दी गई है अपने डूबती हुई मईशत, डोलती हुई मईशत और लोगों का एतमाद, अपनी होटलिंग इंडस्ट्री जो है उसको बचाने के लिए और टूरिज़म इंडस्ट्री को बचाने के लिए इस वक्त जंगी बुनियादों पर इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। हुसैन अल किमजी ने लिखा कि ये जो कैंसलेशन की गई है होटल और रेस्टोरेंट टैक्सेस की, यानी कि दुबई में जो होटल्स हैं उनको एक टैक्स देना होता है, जो इसी तरीके से रेस्टोरेंट्स हैं उनके ऊपर टैक्स है, वो आयद टैक्स उसको कैंसिल कर दिया गया। जो दुबई गवर्नमेंट है उसने अडॉप्ट किया है एक इकोनॉमिक सपोर्ट पैकेज, यानी ये मुत्तहिदा अरब अमारात के बारे में अनहर्ड ऑफ है।
पैकेजेस का अनाउंस होना, रिलीफ पैकेजेस का अनाउंस होना, इस किस्म की स्कीम्स का अनाउंस होना, ये तो पाकिस्तान के बारे में आप इस किस्म की खबरें और बहुत सारे ममालिक के बारे में सुनते हैं। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात इससे पहले जो एमनेस्टी या इस किस्म की जो छूट है वो मरात देता रहा सिर्फ इस मद में कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। उसके बाद से तो ये चीज़ मौजूद नहीं थी और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस वक्त जो फैसला किया है कि हम अपने होटल से, अपने रेस्टोरेंट से टैक्स वसूल नहीं करेंगे। जो दुबई गवर्नमेंट है उसने एक इकनॉमिक सपोर्ट पैकेज जिसका मालियत 1.5 अरब दिरहम बनती है, जिसमें 7% जो म्यूनसिपल टैक्स है होटल्स और रेस्टोरेंट्स में, वो 2026 के आखिर तक ख़त्म कर दिया गया है। और इसी तरीके से मुख्तलिफ इक़दामात, क्योंकि मैंने आगे बहुत सा अहम फिगर्स आपके सामने रखने, लिहाजा आई विल नॉट रीड थ्रू द होल ट्वीट, लेकिन मेरे सामने इस वक्त एक ओवरव्यू मौजूद है और मैं इसमें अप्रैल के महीने की बात नहीं कर रहा, मई के महीने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ मार्च के महीने में अबू धाबी का और दुबई का कितना नुकसान हुआ उसका मैंने एक ओवरव्यू निकाला है। और जो नुकसानात हैं उसके हवाले से बहुत ही होशरुबा इंकशाफात अब सामने आ रहे हैं कि जो दुबई की मईशत पर होने वाले जो असरात हैं उसको माहिरीन इक्तसादियात, इकनॉमिक एक्सपर्ट्स दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वो है जो ऑपरेशनल लॉसेस हैं, यानी कि हकीकी कारोबारी नुकसान है जो मईशत से नकद रकम की शक्ल में निकल गया, और फिर है दूसरा कागजी दौलत की कमी, यानी कि पेपर वेल्थ कॉन्ट्रैक्शन, जो असासों की कीमत गिरने की वजह से रिकॉर्ड की गई है। कागजी दौलत और असासों की वैल्यूएशन में कमी जो है वो सबसे बड़ा धचका है इस वक्त दुबई के लिए और अबू धाबी के लिए। ये वो नुकसान है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों और रियल स्टेट यानी कि प्रॉपर्टी की कीमतें गिरने की वजह से मार्केट की मजमूई मालियत में रिकॉर्ड किया गया है। स्टॉक मार्केट, दुबई फाइनेंशियल मार्केट, मार्च के दौरान इंडेक्स में तकरीबन 30% की कमी देखी गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात की दोनों बड़ी मार्केटों दुबई और अबू धाबी की को मजमूई तौर पर 120 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ, जिसमें सिर्फ दुबई की मार्केट का कागजी नुकसान का जो अंदाज़ा है वो 45 से 50 अरब डॉलर था। रियल स्टेट मार्केट जो है दुबई भर में जो रिहायशी प्रॉपर्टी की कीमतें हैं एक ही महीने के दौरान 5.9% की कमी वाक़ई हुई। इस गिरावट की वजह से दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट की मजमूई इक्विटी जो मालियत है उसमें अंदाज़न 18 से 20 अरब डॉलर्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स। जब आप पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, ये वो कुल मिलाकर जो पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान पर कर्जा मौजूद है, ये तकरीबन लगभग वो रकम बनती है जो एक महीने में जिसका नुकसान हुआ है। जो हकीकी कारोबार का और आमदन का नुकसान है वो इसके अलावा है, जिसमें फ़िज़ाई सफ़र का जो है वो जो फ़्लाइट्स की कैंसलेशन है, फिर साथ में जो टूरिज़म है वो जिस तरीके से डैमेज हुई है, जो लॉजिस्टिक्स है जिसमें ख़ास तौर पर जबल अली पोर्ट है, दुबई पोर्ट है, इन जगहों पर कितना नुकसान हुआ है। तकरीबन 800 मिलियन से 1.2 अरब डॉलर का नुकसान जो है वो जो सप्लाई चेन मुतासिर हुई है उससे हुआ है। जो बॉटम लाइन है वो बॉटम लाइन ये है कि मार्च 2026 के जो आदाद शुमार हैं उनको जब जमा करते हैं तो दुबई की सिर्फ जो दुबई है उसकी मईशत पर पड़ने वाला माली असर तकरीबन यूँ बनता है कि 3.3 अरब से 4.7 अरब डॉलर का जो कैश लॉस है वो है, और फिर 63 से 70 अरब डॉलर जो है वो स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी की कीमतें गिरने से ये नुकसान हुआ है। जो अब ये नुकसान है ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। मुत्तहिदा अरब अमारात दोबारा से बाउंस बैक करे, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, एक वक्त लगेगा, साल 2 साल 3 साल, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए, लोगों का दोबारा से रुझान बन जाए, वो तमाम इन खौफ के दरवाज़ों को अबूर कर लें। ये जो हमला हुआ बारका न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर, इसको भी भुला दिया जाए, तो फिर कहीं जाकर ये मार्केट दोबारा से उस मकाम पर पहुंचेगी जहां पर बिजनेस एज यूजुअल होगा और लोगों का डूबा हुआ पैसा रिकवर हो सकेगा। वरना इसमें इस सारी सूरत हाल में अंडर ड्यूरेस और इस प्रेशर में औने पौने जो है वो चीज़ें बेची जाएंगी और एक मरतबा अगर पैनिक का शिकार हो जाए मार्केट, आई एम नॉट एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट, लेकिन जो इस वक्त हम चीज़ें अपने सामने पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं, लोगों की गुफ्तगू उस पर सुन रहे हैं, उसका मतलब यही है कि एक ऐसी जंग, नज़र ना आने वाली जंग, उसने अब मुत्तहिदा अरब अमारात पे, दुबई पे, अबू धाबी पे खौफ के दरवाजे खोल दिए हैं। और वो इमेज जो 54-55 साल की मेहनत से बनाया गया था वो इमेज टार्निश
ہو چکا ہے۔ باقی اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے اہم معاملات، لوکل پالیٹکس، انٹرنیشنل پالیٹکس چل رہی ہیں، ان پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔